जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल द CMM न्यूज 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी की सरकार एक और सरकारी कंपनी बेचेगी, पूंजीवाद और निजीकरण को देगी बढ़ावा। साथ ही जानेंगे बीजेपी में शामिल हुई कुछ ही दिन पहले 3 तलाक का विरोध करने वाली कार्यकर्ता को मिली है जान से मारने की धमकी। उसी के साथ जानेंगे मोदी और शाह पर टिप्पणी करना एक कव्वाल को पड़ चुका है भारी, हो चुकी है FIR। उसी के साथ जानेंगे मोदी के गुजरात दौरे के क्या मायने हैं। उसी के साथ महाराष्ट्र से खबर आ रही है कोविड के सभी प्रतिबंध महाराष्ट्र में अब हटा दिए गए हैं। साथ ही खबर में जानेंगे पाकिस्तान की गिरती पड़ती लड़खड़ाती इमरान सरकार के बारे में। साथ ही खबर में आपको बताएंगे कि किसने अभिनेत्री रिमी सेन को लगाया है करोड़ का चूना। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ जानेंगे सर्राफा बाजार में सोने चांदी का भाव और अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 1 अप्रैल 2022 और दिन हो चुका है शुक्रवार। तो आज दोस्तों है अप्रैल फूल्स डे। आज की हिस्ट्री तो काफी बड़ी है दोस्तों। आज ही के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, लेकिन 1 अप्रैल को अप्रैल फूल दिवस के रूप में इंटरनेशनली मनाया जाता है। लोग इसे इसी तरीके से जानते हैं। 1 अप्रैल अप्रैल फूल दिवस के बारे में ही फेमस है। दरअसल अप्रैल फूल दिवस का ये महत्व है कि इस दिन लोग मस्ती करने के लिए अपने आसपास के लोगों के साथ हानि रहित शरारत करते हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसे पूरे विश्व स्तर पर बड़े मनोरंजन के साथ मनाया जाता है। इस दिन को यूक्रेन के ओडेसा में राष्ट्रीय अवकाश यानी कि नेशनल हॉलिडे के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों अप्रैल फूल डे की कोई ओरिजिन थियरी तो नहीं मिलती, लेकिन जानकारी के अनुसार एक थियरी में ऐसा बताया जाता है कि इस दिन की उत्पत्ति 1582 में हुई, जब फ्रांस जूलियन कैलेंडर के ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदलाव हो गया। ये बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि फ्रांस ने अपना नया साल स्प्रिंग इक्विनॉक्स के साथ शुरू करने का फैसला किया, जो 1 अप्रैल के आसपास होता है। इस बदलाव के बाद भी कई लोगों ने इस बदलाव को नहीं माना और 1 अप्रैल को नए साल के रूप में मनाते रहे। इसलिए जिन लोगों ने इस 1 अप्रैल को नया साल मनाया उसको अप्रैल फूल कह के पुकारा गया और मजाक भी बनाया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो पहली बड़ी खबर आ रही है एयर इंडिया के बाद अब बिकने जा रही है ये सरकारी कंपनी। वित्त मंत्रालय ने शुरू की तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की सरकार अब एक और सरकारी कंपनी बेचेगी। दरअसल वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में सरकार की पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की है। तो सरकार ने 2022-23 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे 3 तलाक का विरोध करने वाली कार्यकर्ता निदा खान को बीजेपी छोड़ने की धमकी। 6 लोगों पर मामला हुआ है दर्ज। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 3 तलाक विरोधी कार्यकर्ता निदा खान को भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की धमकी देने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निदा खान को भाजपा नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें से खान के पति शरीन रजा खान और परिवार के अन्य सदस्य शामिल है। रजा खान ने निदा को फौरी तौर पर 3 बार तलाक बोलकर तलाक दिया था। निदा ने मीडिया को बताया, मैं 26 मार्च को एक रिश्तेदार के विवाह समारोह में शामिल हुई थी, जहां मेरे ससुराल वालों ने कुछ रिश्तेदारों ने मुझे भाजपा छोड़ने के लिए कहा और ऐसा न करने पर मुझे नुकसान पहुंचाने की और मारने की भी धमकी दी। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे कव्वाली गायक के खिलाफ प्रधानमंत्री और शाह पर भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप, मामला हो चुका है दर्ज। तो मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक कव्वाली गायक के खिलाफ रीवा जिले में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर एक कव्वाल ने भड़काऊ टिप्पणी की है, ऐसा एक मामला दर्ज हुआ है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। कव्वाली गायक नवाज शरीफ ने रीवा जिले के मनगवा कस्बे में उर्स के दौरान आयोजित कार्यक्रम में 28 मार्च को ये टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक भी हुआ था। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने वन्यार समुदाय के आरक्षण को रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें वन्यार समुदाय को सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में 10.5% आरक्षण देने वाले कानून को रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा, हमारी राय है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की तुलना में वन्यार को एक अलग समूह के रूप में मानने का कोई आधार नहीं है।
बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे 2 साल में 40,000 बच्चे हुए यौन शोषण का शिकार, राज्यसभा में जताई गई चिंता। देश में हाल के दौर में बाल यौन शोषण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं दोस्तों। इन बढ़ते मामलों पर राज्यसभा में भी चिंता जताई गई है। द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा छात्रों को जागरूक बनाने पर जोर देते हुए ये कह रहे हैं कि इसके लिए स्कूलों में नियमित रूप से कार्यशालाओं को आयोजित किया जाना चाहिए। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 2020 के बीच यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत लगभग 40,000 मामले दर्ज कर लिए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे लोकसभा में महंगाई को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा, चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर किया वॉकआउट। तो लोकसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेट्रोल डीजल सहित ईंधन की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा बृहस्पतिवार को सदन में उठाने का प्रयास किया और अनुमति न मिलने पर विरोध जताने के लिए सदन से वॉकआउट किया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बृहस्पतिवार को एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पिछले 10 दिनों में कुल 6.40 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। लोकसभा की कार्रवाई सुबह शुरू होने पर विपक्षी दलों के सदस्य पेट्रोल डीजल सहित ईंधन की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा उठाने लगे और आसन के समीप जाकर नारेबाजी भी करने लगे। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर बड़ा फैसला। जानिए क्या है आदेश में। जी हां दोस्तों, अब यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मदरसों के लिए कई जरूरी फैसले लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने एक आदेश जारी कर बताया है कि कक्षाएं शुरू होने से पहले हर मदरसे में बच्चे राष्ट्रगान गाएंगे। इसके अलावा मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 14 से 27 मई तक करा ली जाएगी। मेरठ के मदरसों में राष्ट्रगान की गूंज सुनाई देने लगी है। वहीं मदरसे दीनी तालीम के साथ हिंदी, संस्कृत, गणित, कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जा रहा है ताकि छात्र आधुनिक शिक्षा के साथ देश विदेश में कदम मिला सके। जी हां दोस्तों, ये तो एक अच्छी पहल है, लेकिन राष्ट्रगान कब गाना चाहिए, कैसे गाना चाहिए, ये सब को पता है, लेकिन कोई भी आपको जबरदस्ती राष्ट्रगान नहीं गवा सकता। अगर मदरसों में ये चीज अनिवार्य कर दी गई है तो हमारा ये भी कहना होना चाहिए कि जो भी गुरुकुल है उसमें भी इस चीज को अनिवार्य किया जाए और संस्कृत के साथ साथ पाली भाषा का भी शिक्षा दी जाए। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे कर्नाटक के गडक जिले में 7 शिक्षकों पर गिरी गाज, हिजाब पहनकर छात्राओं को परीक्षा में बैठने की दी थी अनुमति। जहां दोस्तों हिजाब मामले में एक और अपडेट आया है। बीते महीने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव था। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। इसी बीच कर्नाटक में हिजाब का मामला सामने आ गया। अब चुनाव तो हो चुके हैं पर हिजाब का मामला अब भी चल रहा है। ताजा मामला कर्नाटक के गडक जिले का है, जहां SSLC छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के आरोप में 2 मुख्य निरीक्षकों सहित 7 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर तो इस समाचार में जानेंगे 30 अप्रैल से चलेंगी तीर्थ स्थल ट्रेन, बुकिंग शुरू। जानिए किन तीर्थ स्थानों की करवाएगी दर्शन। जी हां दोस्तों, इसकी अपडेट आप जान सकते हैं। भारतीय रेलवे आगामी 23 अप्रैल से तीर्थ स्थल स्पेशल ट्रेन शुरू करेगी। गुरुवार इसकी बुकिंग की शुरुआत हो गई है। रेलवे ने इस बार एयर कंडीशन और नॉन AC दोनों कोच में तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए शानदार पैकेज लॉन्च किए हैं। इस स्वदेश दर्शन ट्रेन में यात्री अब आगरा एवं बुंदेलखंड के क्षेत्रों से अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ काशी कॉरिडोर देख सकते हैं। इसके अलावा गंगा सागर से होते हुए जगन्नाथपुरी तक की यात्रा भी कर सकते हैं। इन स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग गुरुवार से शुरू हो चुकी है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, विजय चौक पर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा। तो कांग्रेस नेता ने दिल्ली में विजय चौक पर देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, CNG, PNG, LPG सिलेंडर दामों और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 9 गुना बढ़ चुके हैं। हम मांग करते हैं कि बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में लाया जाए ताकि आम जनता पर और बोझ ना पड़े। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे गोवा वासियों के लिए 1 अप्रैल से 3 मुफ्त LPG सिलेंडर। CM
प्रमोद सावंत ने दिया बयान। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि राज्य के पात्र परिवारों को नए वित्त वर्ष से 3 LPG सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। सावंत के पास वित्त विभाग भी है। उन्होंने विधानसभा में अपने बजट भाषण में 40 करोड़ रुपए के वार्षिक आवंटन की भी घोषणा की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस समाचार में जानेंगे SSP गाजियाबाद पवन कुमार निलंबित, ड्यूटी में लापरवाही व अपराध नियंत्रण में विफलता पर कार्रवाई। यूपी सरकार ने गाजियाबाद के SSP पवन कुमार को निलंबित कर दिया है। वर्ष 2009 बैच के IPS अधिकारी पवन कुमार पर ड्यूटी में लापरवाही और अपराध को नियंत्रण करने में विफलता के लिए ये कार्रवाई की गई है। अगले समाचार में देखते हैं, नेपाल के मंत्री ने देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग का किया है समर्थन। तो नेपाल सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने गुरुवार को नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि अगर अधिकांश आबादी इसके पक्ष में है तो इसे जनमत संग्रह के जरिए किया जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर लगे सभी प्रतिबंध हटाए, मास्क पहनना अभी भी अनिवार्य। तो महाराष्ट्र में सभी मौजूदा कोरोना प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया गया है। अब सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जा सकते हैं, हालांकि मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने रविवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है, रूस ने दी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता, दुनिया के अन्य देशों से भी की अपील। तो रूस ने अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को मान्यता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से काबुल में मौजूद नई सरकार को सक्रियता से सहयोग करने की अपील की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने बताया कि रूस के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में पहले राजनयिक को मान्यता दे दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, फूलन देवी के हत्यारोपी पर बन रही बायोपिक विवादों में उत्तराखंड से है शेर सिंह राणा का खास नाता। तो फूलन देवी के हत्यारोपी शेर सिंह राणा पर बन रही बायोपिक विवादों से घिर चुकी है। शेर सिंह राणा की बायोपिक में शीर्षक किरदार अभिनेता विद्युत जामवाल निभा रहे हैं। जब से विद्युत जामवाल ने बायोपिक की घोषणा की है, तभी से ये बायोपिक विवादों में आ गई है। वहीं शेर सिंह राणा का उत्तराखंड से खास नाता है। शेर सिंह राणा का असली नाम पंकज सिंह पुंडीर है और उसका जन्म 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुकड़ी में हुआ था। यूपी के मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद 37 वर्षीय फूलन देवी की 25 जुलाई 2001 को 3 नकाबपोश व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में दिल्ली पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोप था कि 1981 में फूलन देवी ने महमई क्षेत्र में 20 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोली से भून दिया था, क्योंकि फूलन देवी का कहना था कि इन्हीं ठाकुरों ने उन पर काफी अत्याचार किए हैं। तो उसका बदला लेने के लिए फूलन देवी ने यह कदम उठाया था। उनमें से कुछ शेर सिंह राणा के रिश्तेदार थे। इसी का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की गई थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे, अमेरिकी कांग्रेस में 14 अप्रैल को राष्ट्रीय सिख दिवस मनाने का प्रस्ताव पेश। तो अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति समेत 1 दर्जन से अधिक सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश करके 14 अप्रैल का दिन राष्ट्रीय सिख दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पेश इस प्रस्ताव में कहा गया है कि 100 साल से भी अधिक समय से पहले सिखों ने अमेरिका में आकर बसना शुरू किया था। उन्होंने अमेरिका के विकास में अहम योगदान दिया है। इस प्रस्ताव में सिख समुदाय के सम्मान में राष्ट्रीय सिख दिवस मनाए जाने का आग्रह किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, 31 मार्च रात 12 बजे से टोल टैक्स में हुई बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, अब टोल टैक्स बढ़ चुका है। 31 मार्च रात 12 बजे से हाईवे पर चलना महंगा होने वाला है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसमें हल्के वाहनों के लिए 10 रुपए और कमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। NHAI ने हर कारोबारी साल में टोल टैक्स में संशोधन किया है। दोस्तों, इस बार भी 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर आना जाना महंगा हो जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में है, देश के लिए खतरा है जाकिर नाइक का संगठन। गृह मंत्रालय ने मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में 5 साल का लगाया बैन। जी हाँ दोस्तों, देखो, गृह मंत्रालय ने अब मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में इस पर बैन लगाया है। जाकिर नाइक का जो संगठन है, लेकिन यही बात RSS पर भी लागू होती है दोस्तों, चाहे वो धर्म कोई भी हो, लेकिन कट्टरतावाद सभी को ले डूबता है। तो MHA की एक अधिसूचना के अनुसार IRF के संस्थापक जाकिर नाइक अपने आपत्तिजनक भाषण में आतंकवादियों की प्रशंसा करते रहते हैं, ऐसा कहा गया है, और हर मुसलमान को आतंकवादी बनने को कहते हैं, ऐसा भी कहा गया है। मंत्रालय के अनुसार जाकिर युवाओं के
इस्लाम में जबरन धर्मांतरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा गृह मंत्रालय ने इन पर आरोप लगाया है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे पीएम मोदी से मिले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, सोनिया राजनाथ से भी मिले, केजरीवाल से कल मिलेंगे। तो 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और देश में आर्थिक संकट के मद्देनजर श्रीलंकाई तमिलों को मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार से केंद्र की मंजूरी भी मांगी। तो इस खबर में जानेंगे अब जमानत मिलने के बाद कैदियों की रिहाई प्रक्रिया होगी तेज। सीजेआई एनवी रमन्ना आज लॉन्च करेंगे फास्टर सिस्टम। जी हां दोस्तों, सीजेआई एनवी रमन्ना एक फास्टर सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं। देश में अब जमानत मिलने के बाद कैदियों की रिहाई प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना आज फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ रिकॉर्ड्स को लॉन्च करेंगे। बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश रमन्ना फास्टर सॉफ्टवेयर को वर्चुअली सुबह 10 बजे तक लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम में सीजेआई समेत सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज भी, हाई कोर्ट के जज भी शामिल होंगे। इस सिस्टम के आने के बाद कैदियों को जमानत के दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के जेल प्रशासन तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना होगा। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे व्यापम पर कांग्रेस का प्रदर्शन। जहां दोस्तों प्रदर्शनकारियों ने पीईबी के गेट पर ताला जड़ा, पुलिस कार्यकर्ताओं को घसीट कर ले गई। व्यापम पीईबी को लेकर अब यूथ कांग्रेस भी कूद गई है मैदान में। गुरुवार दोपहर बाद यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पीईबी के गेट पर ताला जड़ते हुए धरने पर बैठ गए। व्यापम और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस घसीट कर ले गई। प्रदर्शन के दौरान करीब 50 से 60 कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी को बड़ी राहत। अदालत ने चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा 60 दिन बढ़ाई। आर्यन समेत 20 लोग इस केस में हुए थे अरेस्ट। तो बॉलीवुड के चर्चित आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस मामले में मुंबई की एक अदालत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी राहत देते हुए उसे चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 और दिनों तक का अतिरिक्त समय दे दी है। पहले उसे 2 अप्रैल को चार्जशीट दायर करनी थी। आर्यन खान पर ड्रग्स लेने समेत कई अन्य आरोप है। इससे पहले एनसीबी ने सोमवार को मुंबई की सत्र अदालत में आवेदन दायर कर आर्यन खान से संबंधित कथित क्रूज केस में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन का अतिरिक्त समय भी मांगा था। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे एक्ट्रेस रिमी सेन संग हुई है बड़ी ठगी। एलईडी कंपनी खोलने के नाम पर एक्ट्रेस को लगा 4.4 करोड़ का चूना। खार पुलिस स्टेशन में एक बिजनेसमैन के खिलाफ केस हुआ है दर्ज। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस रिमी सेन संग धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक्ट्रेस ने 4.4 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगाते हुए मुंबई के एक बिजनेसमैन के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आज एक्ट्रेस का बयान दर्ज कर सकती है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी। पीएम मोदी फिर राज्य के दौरे पर। भाजपा के स्थापना दिन 6 अप्रैल को दाहोद में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस की ओर से राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने डिनर का आयोजन किया है, जिसमें भाजपा के सभी विधायकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के स्थापना दिन 6 अप्रैल को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने दाहोद में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने गुजरात आएंगे। इसकी सूचना भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को दी गई है। चुनाव से पहले ही राज्य में प्रधानमंत्री का आवागमन बढ़ जाएगा, जबकि 21 अप्रैल को पीएम मोदी फिर राज्य के दौरे पर पधारेंगे। सीआर पाटिल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम दाहोद में रखा गया है। देखते अगले समाचार। इस न्यूज अपडेट में जानेंगे पाकिस्तान की सियासत। फौज के चहेते रहे इमरान अपनी हरकतों से मुश्किलों में फंसे। करीब 4 साल तक आर्मी के भरोसे ही उनकी सरकार चली। जहां दोस्तों एक खुफिया फोटो सामने आई है। दरअसल इस फोटो में बात पिछले महीने की है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। इमरान खान से मुलाकात भी की थी। मुलाकात के बाद एक स्पेशल डिनर ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके कई फोटो ऑफिशियली जारी किए गए हैं। अमूमन ऐसा हर देश में किया जाता है, लेकिन एक फोटो पर सबकी नजरें टिक गई है। दरअसल डिनर के लिए जो राउंड टेबल रखी गई थी, उसके चारों तरफ 13 कुर्सियां थी। इन पर 12 लोग तो नजर आ रहे थे, लेकिन 13वें शख्स की चेयर दोस्तों खाली थी। सोशल मीडिया पर ये सवाल अब उठ रहा है कि वो कुर्सी किसकी थी या फिर कौन उस कुर्सी पर बैठा था, वो दिखाया नहीं गया। पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट ने यह दावा किया है कि कुर्सी खाली नहीं थी, बल्कि फोटोशॉप के जरिए उसे खाली रखा गया था। उस कुर्सी पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी
ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम थे। अंजुम को ये पसंद नहीं कि मीडिया में उनका जिक्र हो, फोटो आना तो दूर की बात है, लिहाजा इसे खाली कराया गया। जी हाँ दोस्तों, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि फोटो एडिट की हुई है। दरअसल इस फोटो को एडिट किया हुआ है क्योंकि इसमें ISI के चीफ की फोटो थी। आप राउंड के अंदर भी इस फोटो को देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे यूक्रेन हमले का 36वां दिन। तो क्या कुछ है रूस यूक्रेन जंग के हालात आपको बताएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 36वें दिन भी काफ़ी घटनाएं हो रही है दोस्तों, काफ़ी नुकसान हो रहा है। रूस की सेना ने 2 दिन पहले माइकोलाइव की सरकारी इमारत पर रॉकेट अटैक किया था। इस हमले में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33 से ज़्यादा लोग घायल हैं। उधर ब्रिटेन का दावा है कि रूस यूक्रेन की मदद करने वाले देशों पर साइबर हमले की तैयारी में है। अमेरिका से मदद की आस लगाए बैठे यूक्रेन को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया कि अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि जो बाइडेन रूस के साथ सीधा सैन्य टकराव नहीं चाहते। तो अगली खबर में देखते हैं, इसी के बीच हो रहा है रूसी विदेश मंत्री का भारत दौरा। 2 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर पहुंचे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इस पर नाराजगी जता चुके हैं। जयशंकर से मुलाकात ब्रिटेन की विदेश सचिव भी करने वाली है। आधी दुनिया की सत्ता अब नई दिल्ली में आने वाली है दोस्तों। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। भारत के लिए यह दौरा काफ़ी अहम है क्योंकि यूक्रेन मुद्दे पर भारत के साथ के लिए अमेरिका के डिप्टी NSA दिलीप सिंह 2 दिन के भारत दौरे पर है। इसी बीच ब्रिटेन की विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस भी गुरुवार को 1 दिन के भारत दौरे पर आ रही है। ट्रस दिल्ली में शाम 5 बजे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात करेंगी। वहीं लावरोव के दिल्ली दौरे को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत की काफ़ी आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है इंडिया को। दोनों देशों का कहना है कि इस दौरे से अमेरिका और उसके सहयोगी और रूस पर लगाए प्रतिबंध कमजोर होंगे। ये उभरते सिक्योरिटी पार्टनर्स के बीच एक गहरी खाई की तरह होगा। जी दोस्तों, अब अमेरिका ने भी भारत की आलोचना की है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे 1.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस चलाती है पाकिस्तानी फौज। पेट्रोल पंप से लेकर बेकरी का कारोबार, अफसरों के 80,000 करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा। तो पाकिस्तान की नापाक आर्मी की हरकतें अब सामने आई है। पाकिस्तान की जनता त्राही त्राही है, लेकिन अफसर मौज में हैं। पाकिस्तान की सत्ता में 70 साल से अधिक समय तक दखल रखने वाली वहां की आर्मी 50 से ज़्यादा बड़े बिजनेस भी चलाती है। पाकिस्तान की संसद में रखे गए आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक आर्मी का कुल बिजनेस करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। पाकिस्तानी आर्मी वहां का सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है। इसी वजह से आर्मी पाकिस्तान की सियासत में पूरा दखल देती है। आर्मी वहां पेट्रोल पंप से बेकरी तक के कारोबार में शामिल है। आर्मी से जुड़े अलग अलग ट्रस्ट वहां पेट्रोल पंप से लेकर बड़े इंडस्ट्रियल पार्क, बैंक, बेकरी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, होजरी कंपनी, डेयरी फार्म और सीमेंट प्लांट तक चलाते हैं। बढ़ते अगली खबर की और, इस खबर में जानेंगे यूक्रेन को चाहिए भारत का समर्थन। यूक्रेनी मंत्री बोले रूस के संबंधों का सहारा ले इंडिया। पुतिन को जंग रोकने के लिए मनाए PM मोदी। रूस ने अब क्लियर कर दिया है, तालिबान को भी परमिशन दे दी है। उसी के बीच ये खबर आ रही है कि यूक्रेन अब भारत से मध्यस्थता की आस लगाए बैठा है। रूस यूक्रेन जंग पिछले 35 दिनों से जारी है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। वहीं रूस ने इस्तांबुल में हुई बैठक में हमले कम करने की बात कही है। इसी बीच भारत के रूस के साथ गहरे संबंधों को देखते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्यस्थता करने की मांग भी की है। बढ़ते अगली खबर की और, इस खबर में जानेंगे चीन के राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय सम्मेलन में अफगानिस्तान का पुरजोर समर्थन किया। जी दोस्तों, अब रूस के बाद चीन ने भी तालिबान का समर्थन कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने बृहस्पतिवार को एक क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान अफगानिस्तान का पुरजोर समर्थन किया, जबकि देश में तालिबान नेताओं द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार के हनन का कोई भी जिक्र नहीं किया। चीन के अनहुई प्रांत के टुंगसी शहर में आयोजित सम्मेलन में शी चिनफिंग ने अफगानिस्तान, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों को दिए संदेश में बीजिंग के समर्थन की बात कही। देखते अगली खबर। तो इस खबर में अब जानेंगे सर्राफा बाजार का क्या है हाल। तो सर्राफा बाजार में सोने चांदी के भाव में गिरावटें आते
देखी गई है। सोने चांदी में नरमी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली और वैश्विक बाजारों में कमजोरी की वजह से देखी गई है। MCX पर सोने का जून वायदा 0.22% या 113 रुपए की कमजोरी के साथ 51,699 रुपए पर कारोबार करता हुआ देखा गया है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी 433 रुपए की गिरावट के साथ 67,187 रुपए पर कारोबार करती हुई देखी गई है। तो अब जानेंगे क्या है भारत के मौसम का हाल। तो अगले 4-5 दिनों तक मध्य भारत, पश्चिम भारत लू में जलने की संभावना है। मध्य भारत और पश्चिम भारत में लू रहने की संभावना है दोस्तों। तो क्या कुछ है जानते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बुधवार को कहा कि अगले 4-5 दिनों के दौरान मध्य और पश्चिम भारत में लू चलने का दौर जारी रहने की संभावना है। दिल्ली NCR में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा, जबकि महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD के मुताबिक दिल्ली के बेस स्टेशन सफदरगंज में तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार और शुक्रवार दोनों को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस की श्रेणी में रखा गया है। 40 और 40 से ऊपर तापमान रह सकता है। तो आप अपने शहर का नाम भी इसमें देख सकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भी और चंद्रपुर महाराष्ट्र में भी तापमान काफी बढ़ चुका है दोस्तों। दरअसल भारत के कई स्थानों पर 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान भी दर्ज किया गया है। गुजरात के राजकोट, अमरेली, भुज, सुरेंद्रनगर, गुजरात की भी काफी लंबी लिस्ट है। वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हैं। तो अब जानते हैं स्काईमेट वेदर के अनुसार क्या कुछ अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान रहने वाला है। तो पश्चिम और दक्षिण राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की स्थिति जारी रह सकती है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, दक्षिण हरियाणा के विदर्भ भागों, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और शेष राजस्थान में लू की स्थिति जारी रह सकती है। 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच लू की स्थिति में मामूली राहत मिल सकती है और उसके बाद एक बार फिर लू तेज हो सकती है। अगले 3 से 4 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल और आंतरिक तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन तब तक के लिए खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।